एंटी डिप्रेसेंट्स शुरू करने से पहले यू मस्ट नो कि व्हाट इज डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन या आम जुबान में जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है, या इसको हम एंडोजेनस डिप्रेशन का नाम भी देते हैं, या सिंपली अगर हम डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। डिप्रेशन होती क्या है? बेसिकली डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ लो मूड, ठीक है, और उस लो मूड की अपेरेंटली कोई आपके पास वजह नहीं होती, ठीक है। फॉर नो रीजन, नो वैलिड रीजन, यू माइट फाइंड योर सेल्फ हैविंग लो मूड, ठीक है। लो मूड की कोई वजह होती है आम जिंदगी के अंदर कि खुदा न खास्ता कोई आपका नुकसान हो गया है, या कोई आपका दोस्त नाराज हो गया है, या कोई और को फैमिली में मसला हो गया, तो जाहिर है मूड खराब होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई आपको अपेरेंट वजह ना मिल रही हो, और ना ही कोई मेडिकल आपकी कोई खुदा न खास्ता ऐसी कंडीशन हो, तो उसमें जो आपको लो मूड होता है दैट इज़ यूजुअली ड्यू टू डिप्रेशन। और फिर इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ना सिर्फ आपका मूड जो होता है वो आपका लो चला जाता है, बल्कि आपके आम जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के आपके जो मामलात होते हैं उसमें भी यू आर डाउन, यू आर आउट, ठीक है। और आपको आम हालात या आम भी जो आपको ज़िंदगी की जो छोटी छोटी आपको जो खुशियाँ भी हैं वो भी आपको फील नहीं होती, बिकॉज ये इतना ओवरवेलमिंग होता है आपको, और ये इतना ज़्यादा आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो अगर ये प्रोलॉन्ग रहे खुदा न खास्ता, तो यू हैव टू टर्न टू एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। इसमें मोस्टली जो है वो एक लो मूड होता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया होता है, रोने का दिल करता है फॉर नो रीज़न, ठीक है, परेशान रहता है बंदा, ठीक है, एक अजीब खौफ सा एक लगा रहता है फॉर नो रीज़न, ठीक है। अपेरेंटली कोई आपको, अगर आप सोचो तो उसकी कोई वजह आपको नज़र नहीं आती, और ना ही आपके अटेंडिंग फिजिशियन को जो है वो नज़र आती है, तो उसमें फिर आपको जो है वो एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं एज रेमेडी अल्टीमेटली जो है वो सीक आउट करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। वजह होती है बेसिकली, लेकिन इट्स अ रिलेटिवली लॉन्गर एंड रिलेटिवली लेंथियर डिबेट, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिल वक्त के लिए आप लोग यही याद रखिएगा कि इट इज़ अ डिप्रेशन ऑफ मूड विदाउट एनी मेडिकल और एनी अदर रीज़न, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स को हम बेसिकली 5, इनफैक्ट 6 के अंदर जो है वो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, 5-HTNE रीअपटेक इनहिबिटर्स, या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन या 5-नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, 5-HT एंटागनिस्ट, और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिनके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी सी बात की थी, ठीक है। बिफोर यू गो ऑन टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दीज ड्रग्स, इसमें तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि देर इज अ सर्टन थिंग कॉल्ड एन एमाइन हाइपोथेसिस ऑफ मूड, ठीक है। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक, दिस इज जस्ट अ थ्योरी ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन स्पेसिफिकली, ठीक है, अगर इनकी कमी हो जाएगी तो आपका मूड जो है वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, या आपका मूड जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है। वेरएज़ ऑन दी अदर हैंड, अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की, तो मूड अच्छा हो जाता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द अमाइन हाइपोथेसिस बोथ नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, इसको हम 5-HT कहते हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये मूड के एक्सप्रेशन के जो पाथवेज होते हैं उनमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर इन दोनों की कोई कमी होती है खुदा ना खास्ता, तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन, और अगर ये बढ़ते हैं तो इसमें नेचुरली बंदे का मूड जो है वो एलिवेट हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की, या जिसको हम आम जुबान में TCA का नाम भी देते होते हैं, ठीक है। TCA के अंदर आपके जो प्रोटोटाइप्स हैं उसमें इमिप्रामीन और एमिट्रिप्टिलीन आती हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर गुड प्रोटोटाइप्स, ठीक है। बहुत अच्छे से इनकी ओरल अब्जॉर्प्शन होती है, इसलिए आप इनको टैबलेट्स की शक्ल में आसानी दे सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत रिगोरस और बहुत तगड़ा शो करते हैं, इसलिए आपको इनकी डोज जो है वो रिलेटिवली हाई देनी पड़ती है। जहाँ तक इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात है, तो नाम है इसका ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, यानी कि ये किसी साइकिल से रिलेटेड है, ठीक हो गया। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं दे बेसिकली इनहिबिट द रीअपटेक मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि आपका
वापस नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को वापस पोस्ट जो आपका गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसके अंदर रीअपटेक करवाता है। ठीक है, होता क्या है, ये एक दो यहाँ पर उनने दिखाए हुए हैं आपको, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक के अंदर यहाँ पर ये देखिएगा कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करेगी और नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर के ऊपर जाके लगेगी। सिमिलरली सेरोटोनिन जिसको 5-HT का नाम दिया हुआ है, ये भी ऐसे यहाँ पर आकर अटैच होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अटैच हो जाने के बाद, ठीक है, दिस नीड्स टू बी रिलीज्ड और इसको वापस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की तरफ दोनों को जो है वो जाना पड़ता है। ठीक है, इस जो रीअपटेक का अमल है, ठीक है, इसको आपका जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ये नहीं होने देता। ठीक है, ताकि इससे जो है वो ये आपका जो सेरोटोनिन और आपका नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो साइनैप्स के अंदर मौजूद रहे और फिर अमाइन हाइपोथेसिस को ज़हन में रखते हुए इसकी अमाउंट ज़्यादा हो और मूड जो है वो एलिवेट हो। ठीक है, इसलिए याद रखें कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं, they simply inhibit the reuptake mechanism for the termination of synaptic actions of both norepinephrine and serotonin। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर ये इस रीअपटेक के ऊपर इसने कि नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है। ठीक हो गया। जहाँ तक इसकी टॉक्सिसिटी का ताल्लुक है तो इसके प्रोलॉन्ग यूज से इट कैन कॉज वेट गेन। वेट गेन एक बहुत कॉमन फीचर है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन का। ठीक है, यही वजह है कि अगर आप में से किसी को इत्तेफाक हो कि जो लोग प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्रॉनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं और वो एंटी डिप्रेसेंट्स के होते हैं ऊपर होते हैं, दे मोस्टली फैट, मोटे होते हैं, उनका जिस्म अजीब वजनी सा आपको फील होता है। ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन होती है इसमें। ठीक है, देयर इज यूरिनरी रिटेंशन, ब्लर्ड विजन होता है। ठीक है, इसके अलावा हार्ट के अंदर बहुत सारी एनामलीज आ सकती हैं। दे कैन बी इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, एरिथमिया हो सकता है, नोजिया और ड्राउजीनेस तो वेरी कॉमन, ये तुम लोगों को तकरीबन हर ही उसके अंदर ड्रग के अंदर जो है वो ज़हन में आ रही होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिनको हम SSRI कहते हैं, और ये SSRIs बहुत ज़्यादा क्लिनिकली इस्तेमाल भी होते हैं आजकल। ठीक है, इसमें जो आपके प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं उसमें फ्लॉक्सिटिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और फ्लॉक्सिटिन भी बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू इनका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि लिवर जो है वो इनको एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज करता है एंड दे हैव अ हाफ लाइफ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 to 24 आवर्स, यानी कि अगर आपने 100 मिलीग्राम बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हुई है तो ये 18 से 24 घंटे के बाद वो 50 मिलीग्राम रह जाएगी। ठीक है, इसका क्या काम है? अच्छा, दिस हैज़ अ हाईली सिलेक्टिव एक्शन ऑन द सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, यानी कि ये इस सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर के ऊपर स्पेसिफिकली काम करेगी। ठीक है, हमने इसके अंदर सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपका सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, नाम से पता लग रहा है, SSRI जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिवली सेरोटोनिन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा, सेरोटोनिन की रीअपटेक को बंद करेगा। यहाँ पर देखो फ्लॉक्सिटिन उसने ये माइनस के साथ यहाँ पर लिखा भी हुआ उसने। ठीक है, इट विल स्टे इन द साइनैप्स, उसकी रीअपटेक बंद हो जाएगी। इसकी भी टॉक्सिसिटी के ऊपर अगर आप देखो तो इट कैन कॉज नोजिया। ठीक है, देयर इज एंजाइटी, ठीक है, ड्राउजीनेस है, नींद का ना आना। ठीक है, देयर सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड देयर आर ड्रग इंटरैक्शन स्पेसिफिकली एज वेल फॉर SSRIs। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, या जिनको हम SNRI भी कहते होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये थोड़ी सी ब्रॉड कैटेगरी है क्योंकि इसके अंदर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, SSRI में तो हमने देख लिया ना कि सिर्फ सेरोटोनिन को पकड़ा है वो, इसके अंदर आपके ज़्यादा ड्रग्स आते हैं बिकॉज ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को उनकी रीअपटेक को जो है वो बंद करवाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स से जहाँ तक इसका ताल्लुक है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि इट्स गॉट लॉट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स इन्वॉल्व। ठीक है, देयर आर वेरिड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके अंदर एक तो SNRIs या सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें डुलोक्सिटीन बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। ठीक है, 5-HT2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी इसी का हिस्सा होते हैं।
ठीक है, जिसमें निफाजोडोन आती है, बहुत ज़्यादा ट्राजोडोन आती है, ठीक है। अदर देन दैट देयर आर सम अदर हेट्रोसाइक्लिक एजेंट्स एज वेल, ठीक है, जिसमें आपके ब्यूप्रोपियोन इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। मिटाजिपैन ये आगे चल के जो है वो आपको अक्सर इसका जिक्र सुनाई देगा आपको। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी वही ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स वाली होती है। ओरली इसकी एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, लिवर इसको मेटाबोलाइज करता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका बड़ा एक्सटेंसिव होता है। देखो यार, जहाँ तक इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का ताल्लुक है, तो इट इज़ गोइंग टू बाइंड टू बोथ द ट्रांसपोर्टर्स फॉर सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। नाम से याद रख लो, SNRI, ठीक है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक, ठीक है। और इसका और TCAs का जो मेन फ़र्क है, ठीक है, वो ये है कि SNRIs, ठीक है, they basically they lack the significant blocking effects on peripheral receptors, ठीक है। SNRIs जो होते हैं वो आपके हिस्टामीन के ऊपर नहीं एक्ट करते, मस्करीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर नहीं एक्ट करते, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर नहीं एक्ट करते कंपेयर टू TCAs, क्योंकि TCAs आपके बाकी इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना एक्शन बहुत तसल्ली से शो करता है। As far as the toxicity of SNRIs they are concerned, तो उसके अंदर there is weight gain, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि वेट गेन जो है वो काफ़ी जगहों पे आपको नज़र आएगा, और सिडेशन जो होती है वो इससे होती है एज अ टॉक्सिक इफेक्ट। ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हैं, ये नाम से पता लग रहा है कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जिसकी इनहिबिशन ये करवाते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत मोनोअमीन ऑक्सीडेजेस जो होती हैं वो जितने भी आपके अमीन्स होते हैं, आपके अमीन्स कह लें या अमाइंस कह लें, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको इन्होंने जो है वो डिस्ट्रॉय करना होता है अल्टीमेटली आफ्टर देयर एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड। याद रखिएगा, एमाइंस या अमीन्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड जस्ट राइट नाउ, कि मूड के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अब मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ये बेसिकली एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रक्चरली वेरी मच सिमिलर टू एम्फिटामीन्स, ठीक है। ओरली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है इनका। इनको हम दो के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो पुराने या जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप ए ड्रग्स आ जाती हैं जो स्पेसिफिकली नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के ऊपर एक्ट करती हैं, ठीक है, और कुछ हद तक टायरामीन के ऊपर भी। लेकिन आप सिर्फ इसी के साथ इस अपने आप को स्टिक कीजिएगा कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो टाइप ए होती है जी, वो आपका नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के ऊपर मेटाबॉलिज्म शो करता है। जबकि मोनोमीन ऑक्सीडेज बी जो होता है, सॉरी यहाँ पर टाइप ए गलती से लिखा गया है, मोनोमीन ऑक्सीडेज टाइप बी जो होता है दैट मेटाबोलाइजेस डोपामीन। डोपामीन एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके CNS के अंदर इसके मल्टीपल एक्शंस होते हैं इसके भी। ये अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने इसका जिक्र जो है वो इसमें भी किया था, जो आपके प्रीवियस CNS के लेक्चर्स के अंदर भी हमने किया हुआ इसका, ठीक हो गया। याद रखिएगा कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो होते हैं इनका एक्शन जो होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है दैट्स वेरी लॉन्ग, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है वो डेली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब इसने काम कैसे करना है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ने? मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे इंक्रीज द ब्रेन अमाइन लेवल्स। किस तरह से? मोनोअमीन ऑक्सीडेज की इनहिबिशन करवा के, ठीक है। और इसका जो मेन मेटाबॉलिज्म में इंटरफेरेंस करती है ये वो नर्व एंडिंग्स के ऊपर करती है, जिससे अल्टीमेटली आपके नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और जब ये बढ़ जाएंगे तो आपका जो मूड है वो बेहतरी की तरफ, मूड एलिवेशन की तरफ जो है वो चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपके चार आ जाते हैं मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, आपके SSRIs, SNRIs और TCAs, ठीक है। इनका मोड ऑफ एक्शन मिलता जुलता जरूर है लेकिन थोड़ा थोड़ा हर एक में फर्क है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इनके फार्माकोकाइनेटिक्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन इनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इनका आता है वो तकरीबन मोर और लेस इन सबके एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज द अमाइन अपटेक ब्लॉकेड, ठीक है। अमाइंस क्या होते हैं? आपके जितने भी ये आपके सेरोटोनिन और आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन आता है, ठीक है,
ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन आपका ज़्यादा इससे होता है साइनैप्स के अंदर रहता है, और जितना ज़्यादा वो साइनैप्स के अंदर रहता है उतना ज़्यादा वो मूड एलिवेशन कॉज करता है। ठीक है, उसी तरह से मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन इन सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स एज वेल। ठीक है, एक और जो इसका इफेक्ट है वो ये है कि लॉन्ग टर्म में आप इसको ब्लड प्रेशर कम करने के भी काम में ये आ सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। ठीक हो गया, एक तो हो गया अमाइन अपटेक ब्लॉकेट, सेकंड इज सेडेशन। ठीक है, और सेडेशन सबसे ज्यादा जो है वो आपके ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो कॉज करते हैं, जिसमें आपके ये आ जाते हैं इमिप्रामीन वगैरह आई गेस आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा सेडेशन जो होती है वो ट्राइसाइक्लिक्स कॉज करते हैं। अदर देन दैट SSRIs, मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ठीक है, ये दे आर मोस्टली कॉजिंग CNS स्टिमुलेशन। ठीक है, इनसे नींद नहीं आती, इनसे बंदा उल्टा जागने लग जाता है। द थर्ड इफेक्ट इज मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉकेड, और ये सेम इफेक्ट्स आते हैं जो आपके एट्रोपिन के जैसे एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आते थे। तुम लोगों को याद होगा तो मैंने तुम लोगों को मैड हैटर की एग्जांपल दी थी, जिसके अंदर वो उसको जो है वो एट्रोपिन के इफेक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर आपका मैड एज अ हैटर, रेड एज बीट, ठीक है, हॉट एज पिस्टल, ठीक है, और एक और था कि ड्राई एज अ बोन, यानी कि उसको स्वेटिंग खत्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके जो CNS है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा एंड ही विल बी एक्टिंग लाइक अ मैड पर्सन। ठीक हो गया, और उसका रंग जो है वो लाल हो जाएगा, स्किन उसकी जो है वो फ्लशिंग शो करेगी। जहां तक कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स का ताल्लुक है तो ये भी ज्यादातर जो है वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के इस्तेमाल से ही जो है वो ज्यादा आपको देखने में मिलेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट जो है दैट इज हाइपोटेंशन या डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, दैट इज ड्यू टू द एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकेट, अल्फा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकेट। ठीक है, कार्डियक कंडक्शन भी जो है वो भी कम हो जाएगी, और इससे जब ये अल्टीमेटली इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि इससे एरिथमियाज जो है वो शुरू हो जाते हैं। सीजर्स भी ये कॉज करवाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है वो सबसे ज्यादा सीजर्स जो है वो कॉज करवाते हैं, हाँ अगर इनकी डोज ज्यादा है तो। एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की होगी कि ज्यादातर जो साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्लिनिकली भी अब जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो ज़्यादा आपके SSRIs यूज़ होते हैं, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो उतने ज़्यादा ख़तरनाक या ख़राब नहीं होते जितने के TCS के होते हैं। क्लिनिकल यूजेस की जहाँ तक बात है तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपके पास 4 सेपरेट क्लासेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। हर बंदा, हर मरीज़, हर एंटी डिप्रेसेंट को वैसा एक्शन शो नहीं करता। ठीक है, कुछ लोगों को TCA सूट करते हैं, कुछ लोगों को SSRI सूट करते हैं, कुछ लोगों को SNRI सूट करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स बेहतर होते हैं। तो हर बंदे का जो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम होता है वो फर्क होता है, हर बंदे के लिए आप सेपरेट क्लास ऑफ ड्रग्स जो है वो देते हो। यू कैन नॉट गिव द सेम थिंग फॉर एवरी अदर पर्सन। ठीक है, हर बंदे को SSRI नहीं देनी, हर बंदे को आपने मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिशन नहीं करवानी उसकी आपने। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे अहम जो चीज़ है जिसके लिए ये ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं दैट इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, TCAs या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर देयर इज साइकोमोटर रिटार्डेशन। ठीक है, जो साइकोमोटर रिटार्डेशन आप इस तरह से समझ लीजिए कि दे आर रिलेटिवली स्लो, दे आर रिलेटिवली उनका जो बीमारी होती है उसकी वजह से उनका जो प्रॉपर एक रिएक्शन हर चीज़ का आना चाहिए वो नहीं आता। ठीक है, उनके अंदर देयर आर स्लीप डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, उनका भूख जो है वो डिस्टर्ब होती है, और अल्टीमेटली दैट कैन लीड टू वेट लॉस। ठीक है, अब ये डिप्रेशन इस सूरत में भी आती है। ठीक है, डिप्रेशन एंग्जाइटी और फोबियाज की सूरत में भी आती है। ज़्यादातर तुम लोगों ने ये देखा होगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी इन अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। द पर्सन इज एंग्शियस। ठीक है, उसको नहीं पता होता कि उसको फिक्र होती है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और ही इज at he is generally at a state of unrest.
ठीक है, उन केसेस के अंदर आप मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है वो देते हो आप, ठीक है। और SSRIs जो होते हैं इनका प्रॉब्लम ये होता है कि दे कैन डिक्रीज एपेटाइट, अदरवाइज दे आर आल्सो वेरी गुड फॉर डिप्रेशन। इसलिए याद रखें कि TCAs they cause psychomotor retardation, sleep disturbance, as well as poor appetite. Monoamine oxidase inhibitors जो होते हैं they are more useful for patients in anxiety and phobias. Phobias तुम लोगों को पता है क्या होते होंगे? इसके अलावा जो इनके थोड़े से स्पेसिफिकली जो इनके क्लिनिकल यूजेस हैं उसमें याद रखें कि TCAs आप ज़्यादातर देते हैं बायपोलर डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है, पैनिक अटैक्स के अंदर, फोबियाज के अंदर इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, ये बच्चों के अंदर ज़्यादातर देखने में आता है। ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये देखने में आता है, ठीक है। या ऐसी स्टेट्स जिनके अंदर आपको पेन काफ़ी सवेयर और काफ़ी देर से चलती आ रही हो, उसके अंदर भी आप ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो आप बड़ा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। SNRIs या सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है, उस वो होते हैं आपके न्यूरोपैथिक पेन के लिए, ठीक है। न्यूरोपैथिक पेन इज मोस्टली आपको डायबिटीज के केसेस के अंदर जो है ये देखने में मिलती है कि जिसके अंदर आपके एक स्पेसिफिक बॉडी पोर्शन के अंदर जो है वो पेन हो रही होती है, लेकिन उस पेन का आपको कोई सोर्स या कोई कॉज आपको मिल नहीं रहा होता। That is mostly due to the nervous disturbance caused by uncontrolled diabetes. ठीक है, और SSRIs जो होते हैं वो आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के अंदर देते हो। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज बेसिकली एक ही चीज को बार बार करते रहना विदाउट एनी लॉजिकल रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद वॉशिंग हैंड्स। क्लेनलीनेस का इन लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल होता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव या OCD हम जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये होता है कि एक बंदा हाथ धो कर आया, वो अभी 1 मिनट पहले हाथ धो के आया होगा, वो कहेगा कि मैं अभी किचन सिंक के पास से आया हूँ तो मैंने हाथ धोए हैं और मैं अभी इधर आके खड़ा हूँ तो मेरे हाथ में दोबारा जरासीम लग गए हैं, वो दोबारा जाके धो के आएगा। और वो तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर जो है वो 25 से 30 मरतबा जो है वो फॉर नो रीजन हाथ धो लेगा वो, ठीक है। प्लस देर इज अ कंपल्शन, ठीक है, कि मतलब कोई एक चीज जो है वो उसके दिमाग में आ गई है तो उसने करके छोड़नी है, ठीक है। बाज लोग होते हैं उनको ये कंपल्शन होती है, ये ऑब्सेशन होती है कि वो दरवाजा पता नहीं लॉक में करके आऊं या नहीं करके आया। एक तो हमें आम होता है ना कि पता नहीं यार चेक कर लो लॉक है या अनलॉक है। ऐसे OCD के मरीज जो होते हैं वो अगर दरवाजा लॉक करके आ भी जाएं तो वो एक दफा दोबारा देखने जाएंगे, फिर 2 मिनट बाद दोबारा देखने जाएंगे, फिर 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, और इस तरह वो मुसलसल लगातार जो है उनको ये कंपल्शन उनको फील होती है कि यार पता नहीं मैंने दरवाजा बंद किया है नहीं किया, और वो इस तरह 1 मिनट के अंदर जो है वो 5 चक्कर लगा लेंगे जाके, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्शन, ठीक है, या OCD हम इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको कहते होते हैं, ठीक है। SSRIs जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, पैनिक अटैक्स में भी आपके यूज हो सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि कोई एक ऐसा वाकया हुआ है या कोई एक ऐसा हादसा हुआ आपके साथ जिसके बाद यू फील स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है। 2005 का आई गेस जो जल्जला आया था या 8 का जल्जला आया था, ठीक है, 2005 का सॉरी जो जल्जला आया था उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था, या जिसको PTSD हम आम जुबान में कहते होते हैं। अल्कोहल डिपेंडेंस में भी दे आर वेरी यूजफुल। आखिरी चीज जो है टॉक्सिसिटी के अंदर, इनफैक्ट ये टॉक्सिसिटी भी नहीं है, दिस इज अ ड्रग इंटरैक्शन, दिस इज नोन एज सेरोटोनिन सिंड्रोम। ये अक्सर इसके ऊपर ऐसे क्यों आ जाता होता है कि व्हाट इज सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ सिम्टम्स जिसके अंदर आपको सिवियर मस्कुलर रिजिडिटी नजर आएगी, आपको मायोक्लोनस, इंक्रीज टेम्परेचर या हाइपोथर्मिया, ठीक है, देर इज कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी, और CNS ओवर स्टिमुलेशन जो होता है सीजर्स की शक्ल में जो है वो इसके अंदर आपको नजर आती है ज़्यादातर, ठीक है। और ये होता क्यों है, जब आप SSRI किसी भी मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ दे देते हैं तो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द सेरोटोनिन सिंड्रोम, ठीक है। ये ड्रग इंटरैक्शन है कि जब दो ड्रग्स एक साथ दे दी जाएं और उन दोनों के आपस में जो है वो इफेक्ट्स एडवर्स आते हैं, तो ये उसकी एक मिसाल है सेरोटोनिन सिंड्रोम।
जहाँ तक टॉक्सिसिटी का ताल्लुक है तो टॉक्सिसिटी हम इन तमाम ड्रग्स की पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये जिस तरह हमने पढ़ी थी SNRI की पढ़ी थी हमने, ठीक है, और इसकी SSRIs की, और फिर ये जनरलाइज जो एक टॉक्सिसिटी थी ये हमने इसकी पढ़ ली हुई है। तो ये पिछले आपको उसमें से जो है वो स्लाइड में से मिल जाएगा आपको, ठीक है। दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर।